Hello friends, today I am going to discuss under the concept of oral simple sentences and speaking sentences of some general greetings, the concept of some sentences with correct pronunciation। तो आज जैसा कि आपने ओरल प्रैक्टिस सेंटेंस के अंतर्गत, स्पीकिंग सेंटेंस के अंतर्गत आपने वाक्यों का निर्माण, उसको बोलने से होने वाले लाभ जैसे वोकैबुलरी का लाभ, रूल्स ऑफ ग्रामर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इसको आपने सीखा। अब आज हम सम सेंटेंसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वाक्यों के उच्चारण पर चर्चा करते हैं कि वाक्यों के उच्चारण को किस प्रकार से लर्नर जो है आसानी से सीख पाएगा, किस प्रकार से लर्नर जो है उसको आसानी से प्रोनाउंसिएट कर पाएगा। तो जो वाक्यों का मतलब कि उच्चारण है, मतलब शब्दों का जो इसमें उच्चारण होता है, पहली बात तो जो इसमें शब्द आएँ वह शब्द उसी टॉपिक से रिलेटेड हों जिस टॉपिक पर जो है डिस्कस हो चुका हो। उस टॉपिक पर, जैसे इस टॉपिक पर सिंपल सेंटेंस, नंबर्स, नेम, इंट्रोडक्शन, अल्फ़ाबेट, इस पर चर्चा हो गई। अब उसी से रिलेटेड जितने उस क्राइटेरिया के उसके शब्द हैं उसी का प्रयोग इसमें होना चाहिए। और जब होगा तो स्टूडेंट उसको धीरे धीरे मतलब कि फर्स्टली तो पहले प्रथम बार तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के रूप में करेगा। तो इस प्रकार से जो कुछ ऐसे सेंटेंस हो उनके जो मीनिंग्स जो लंबी हो, जो वर्ड्स लंबे हों, ठीक है, ज़्यादा उसमें लेटर्स वर्तनी आए हों, तो उसको जो है कई वाक्यों को, जैसे कि बुक्स में, टेक्स्ट बुक में वाक्यों को लिख करके उसका उच्चारण दिया गया है, तो हम कुछ वाक्यों को लिख करके उसको प्रोनाउंसिएट कर देते हैं ताकि जो है स्टूडेंट उसको जो है आसानी से सीख पाए। तो देखिए, जैसे इसमें है, पहला वाक्य है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। मतलब ये बताया जाता है कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसको अब वो कैसे करेगा, तो जब वो वाक्य को वो प्रोनाउंसिएट करेगा तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से स्टूडेंट को मतलब कि सरल तरीक़ों से समझाने के लिए, अब देखिए इसमें जो है जब इस प्रकार से आप प्रोनाउंसिएशंस को बता देंगे तो वाक्यों को अटरिंग कर लेगा, मतलब बोल तो लेगा, लेकिन उसको पूरी स्पेलिंग रटने और पूरी स्पेलिंग को न बोलने की आवश्यकता होगी। किसी जैसे स्पीचिंग, मतलब कोई डिलीवर स्पीच कर, मतलब कोई स्पीच को डिलीवर कर रहा है तो उसके मदद से जो है इस वाक्यों को करेक्ट, मतलब कि शुद्ध रूप से प्रोनाउंसिएट कर लेगा, शुद्ध रूप से वो बोल लेगा। तो इस प्रकार से दूसरा जो वाक्य है दिस नट इज़ नॉट टाइट, तो ऐसे होगा दिस नट इज नॉट टाइट। मतलब कि यह सुपारी जो है कड़ी नहीं है, मतलब यह सुपारी जो है, अखरोट जो है कड़ा नहीं है। इंडियन वोमेन बियर बैंगल्स। अब इस प्रकार से देखिए, इंडियन वुमन वियर बैंगल्स, इस प्रकार से इसका भी उच्चारण हो जाता है। अब तीसरा वाक्य है, चौथा वाक्य है प्लग इज एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल और इंस्ट्रूमेंट शब्द आया है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अब क्या करेंगे, जब स्टूडेंट को, लर्नर्स को आप इसके उच्चारण को लिख देंगे तो वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो अभ्यस्त हो जाएगा और इसका बहुत उच्चारण बनाने की उसकी आवश्यकता नहीं, वो अपने आप साधारण से बोल लेगा। तो जैसे अब यहाँ होगा प्लग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से इसका ये उच्चारण। अब यहाँ पर हम देखते हैं पांचवा जो वाक्य है, मुस्लिम प्रे इन मास्क। मुस्लिम प्रे इन मास्क, मतलब जो मुसलमान लोग होते हैं वो मस्जिद में
अपनी नमाज अदा करते हैं, अपनी नमाज करते हैं। लायन इज़ द प्ले ऑफ किंग ऑफ जंगल। अब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि लायन इज द किंग ऑफ जंगल। इससे पीपल्स को क्या फ़ायदा होगा? वो फ़ायदा ये होगा कि यदि आप उसका प्रोनाउंसिएशन, बहुत से शब्दों का, जितनी वोकैबुलरी की मतलब जितने वर्ड्स आपके सामने आए हैं, उन सभी वर्ड्स को आप प्रोनाउंसिएशन मतलब शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के साथ सेंटेंस के उच्चारण में आप लिख देते हैं, तो यदि वाक्य में वो शब्द दोबारा कहीं आएंगे तो लर्नर्स उसको जो है आसानी से बोल लेगा। इसलिए जो है इस कॉन्सेप्ट में सम सेंटेंस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत, मतलब ओरल स्पीकिंग, ओरल सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ये भी आता है, तो उसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण को यदि आप लिख देते हैं और लिखने के बाद वो लर्नर्स जो है उसको पढ़ लेता है, तो उसको भी लिखने की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और वो लिखना सीख जाएगा। और इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को वो लिखेगा उनको बोलने की कोशिश करेगा और जान जाएगा। जैसे योर रूफ हैज़ गॉट क्रैक, योर रूफ हैज़ गॉट क्रैक, तात्पर्य होता है कि आपकी जो छत है वो क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है, इसका हिंदी अर्थ होगा। कॉन्स्टेबल्स आर स्लीपिंग इन द बैरक, कॉन्स्टेबल आर स्लीपिंग इन द बैरक। इस प्रकार से जो सेंटेंस हैं उनका उच्चारण यहाँ मैंने लिख दिया है। तो और कई प्रकार के सेंटेंस जो और डिफ़िकल्ट सेंटेंस है उसको भी लिख करके स्टूडेंट के सामने उसका उच्चारण लिखना चाहिए ताकि उसका जो इंटरेस्ट है, द मोटो ऑफ लर्निंग अबाउट इंग्लिश विल बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड ईजिली, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो उसमें बढ़ सके। Teaching of nursery rhyme is very important for learners. There are many few points which are related to the learners. First point is nursery rhyme is related to nursery standard. कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये नर्सरी राइम टीचिंग है, मतलब कि जो शिशु गीत है या एक प्रकार से गीत के मेथड से जो है जो लर्नर्स को पढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व है, मतलब वो इस तरीके से इस मतलब कि पैमाने से इस क्या कहते हैं मैनर से पढ़ाने से जो लर्नर्स है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें बताया गया कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देखिए उसको, मैं उसका अर्थ आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। टीचिंग ऑफ नर्सरी राइम मतलब शिक्षण, मतलब शिशु गीत का शिक्षण, मतलब कि तुकबंदी कविताओं का शिक्षण, मतलब तुकबंदी कविता के माध्यम से शिक्षण, इसका कई अर्थ हो सकता है। तुकबंदी कविता शिक्षण कहा जा सकता है, या यह कह सकते हैं कि तुकबंदी कविताओं का शिक्षण हो सकता है, या शिशु गीत का शिक्षण हो सकता है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गीत के माध्यम से, राइम्स के माध्यम से, तुक के माध्यम से जो है प्रशिक्षित की जाती हैं, टीचिंग की जाती हैं। उससे क्या होने वाले लाभ है, उससे क्या उसको लाभ है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए। पहला पॉइंट मैंने जो कॉन्सेप्ट में लिखा है वो है कि नर्सरी राइम मतलब शिशु गीत इज रिलेटेड टू द नर्सरी स्टैंडर्ड, मतलब वो क्या कहते हैं शिशु के स्तर से रिलेटेड है, मतलब कि मेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सरी, मेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सरी लर्नर्स, मतलब उसको जो मानसिक कॉन्सेप्ट है, मानसिक उसका जो विचार है वो उसी लेवल का है जिस लेवल का स्टूडेंट है, अर्थात जिस दायरे से वो गुजर रहा है उसी दायरे का ये कॉन्सेप्ट है, मतलब उन्हीं दायरे वाले स्टूडेंट्स को इसके माध्यम से कुछ सिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरा कहाँ स्टैंडर्ड हो, मतलब कि हायर स्टैंडर्ड हो या यंग स्टैंडर्ड हो, तो वहाँ नहीं, ये नर्सरी स्टैंडर्ड का ही कॉन्सेप्ट है, उससे ही संबंधित है। मतलब दूसरा पॉइंट है इट इज़ टीचिंग इन डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री टीचिंग, मतलब यह कविता को, पद्य को एक अलग तरीके से शिक्षण देने की बात करता है। मतलब इसमें जो पद्य है, जो पद्यांश है,
जो पोएम्स है उसको एक अलग तरीके से शिक्षण देने, मतलब उसको एक अलग तरीके से टीचिंग करने का ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का माध्यम है। मतलब कि ये जो राइम है, तुक है, इसमें पोयम में ये एक प्रकार से नए नियम का सृजन करता है, नए तरीके का सृजन करता है। इन द थर्ड पॉइंट, द एम ऑफ नर्सरी राइम, शिशु गीत का जो उद्देश्य है, मतलब कि जो पद्य को, मतलब कि जो टीचिंग है जिसको आप पद्य के फॉर्म में आप पढ़ाते हैं, पद्य के फॉर्म में लर्नर्स को सिखाते हैं, उसको आप बताते हैं, तो वह जो सीखता है उसमें क्या है, द एम ऑफ नर्सरी राइम बिलोंग्स टू एंटरटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब इसमें एक बात और बताई गई है कि यदि आप राइमिंग वर्ड्स के साथ, तुकबंदी शब्दों के साथ टीचिंग यदि आप करते हैं तो उससे जो मतलब उससे जो क्या कहते हैं मीनिंग, उसके जो फीलिंग्स होती है, उससे स्टूडेंट के अंदर मनोरंजन की भावना उत्पन्न होती है और उसको सीखने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, मतलब उसमें रुचि पैदा होती है। जैसे किसी को, मतलब जैसे कोई कहानी है, जैसे स्टूडेंट जो है कक्षा में उसको पढ़ता है टीचर के सामने और शिक्षक उसको पढ़वाता है, तो थोड़ा सा उस कहानी का मतलब कि जो इंसिडेंटल पॉइंट्स है, मतलब कि जो घटनाओं के जो बिंदु होते हैं उसमें दिखाई तो पड़ते नहीं है। स्टूडेंट उसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है तो उसको समझता है कि ऐसा एक पात्र होगा, ऐसा एक कार्यकर्ता होगा, ऐसा एक मतलब अभिनेता होगा, अभिनेत्री होगी। तो यदि उसको पिक्चर के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से ठीक उसी स्टोरी को एड्रेस किया जाए तो उसमें जो लर्नर्स होते हैं उनके ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे किसी भी पद्य को या किसी भी गद्य को उसको राइमिंग सिस्टम से यदि एड्रेस किया जाता है तो उसमें जो है स्टूडेंट क्या होता है, उसमें उसकी रुचि जो है, उसको मनोरंजन प्राप्त होता है, उसको मनोरंजन के साथ उसको सीखने में उसकी इंटरेस्ट होती है। सो द फर्स्ट पॉइंट, नर्सरी राइम इज रिलेटेड टू नर्सरी स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट, it is teaching in different from poetry teaching. The third is the aim of nursery rhyme belongs to entertainment of students, and again it is said that students take interest in rhyme and English language. अब यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ने के बाद, अर्थात इस प्रकार से वो सीखते हुए जो स्टूडेंट है वो उसके अंदर एक रुचि पैदा होती है। बाय द टीचिंग ऑफ नर्सरी राइम लेवल, मतलब कि शिशु गीत या शिशु के लेवल, मतलब कि वो शिशु के लेवल से पढ़ाए जाने वाले जो मतलब की जाने वाला जो शिक्षण है, उससे उसके अंदर एक प्रकार का इंटरेस्ट, एक प्रकार की रुचि पैदा होती है। सो आई मीन टू से दैट द टीचिंग ऑफ नर्सरी राइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ द सिस्टम ऑफ टीचिंग depend on the system of creating points. So it is very important and it is very interesting method of learners, so that he might learn something easily. I mean to say that the next concept of the teaching of nursery rhyme is, आप देखिए इसके बाद जो है हम और कुछ बता रहे हैं आपको। Teaching of nursery rhyme, they are used at nursery level for entertainment and normal teaching. It is said that the concept of teaching of nursery rhyme, शिशु गीत या तुकबंदी शिक्षण के अंतर्गत, शिशु गीत या तुकबंदी, शिशु गीत शिक्षण इसका नाम है, या तुकबंदी शिक्षण कह सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो दे आर यूज एट नर्सरी लेवल फॉर एंटरटेनमेंट एंड नॉर्मल टीचिंग, मतलब कि सामान्य शिक्षण के अंतर्गत और मनोरंजन स्तर के शिक्षण के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल्स ये देखा जाता है कि किस प्रकार से जो टीचिंग होती है उसमें जो राइम है वो निकलता है और किस प्रकार से जो स्टूडेंट है उसके अंदर इंटरटेनमेंट अर्थात इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है। आप देखिए
जैसे फॉर एग्जांपल्स एक क्या कहते हैं कि पोएम का नाम यहाँ लिखा है और उसमें कैसे लर्निंग पॉइंट है और कैसे वो इंटरेस्ट उसका बढ़ रहा है, इस चीज़ को दिखाते हुए एग्जाम्पल को दिया गया है। आप देख सकते हैं पहला जो एग्जाम्पल्स है वो है 1 2 3। अब यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूसिंग मतलब 1 2 3 जो नंबर्स है इसको जो है नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इंट्रोड्यूस के साथ अब उसकी रुचि कैसे इंटरेस्ट उसका जो इंक्रीज कर रहा है उसको दिखाया गया है। 1 2 3 यू आर फ्री। अब यहाँ ई और फ्री ये दोनों जो है एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं, मतलब यहाँ पर ई और यहाँ पर फ्री। दूसरे लाइन में है 4 5 6 बिल्डिंग इज फिक्स। फिक्स और 6 ये राइमिंग वर्ड यहाँ पर आए हैं, मतलब इस कविता में राइमिंग वर्ड यहाँ पर हैं। इस प्रकार से जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब वो जो है जिस प्रकार से आपने जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सम थिंग्स विच डिपेंड ऑन द राइमिंग वर्ड्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न टू रीड टू टीच। सो 7 8 9 7 and 8 यू आर लेट, 9 and 10 आई एम योर फैन। मतलब यहाँ जो 10 है, यहाँ जो फैन है ये राइमिंग वर्ड है, और इसमें जो 8 है और यहाँ पर जो लेट है दीज वर्ड्स आर राइमिंग इन दिस पोएम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें जो राइमिंग है, इसमें जो तुक है वो तुक बंदी जो मतलब कि शिशु गीत है वो इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें जो है इंटरटेनमेंट इम्यूजिंग मतलब इंटरटेनमेंट फीलिंग हो रही है, और इसको जानने में और इसको याद करने में सारी चीज़ें, चूँकि यहाँ से जो यहाँ नंबर है 1 से 10 तक आप देख सकते हैं 10 तक है, और यहाँ पर जो तुकबंदी मतलब तुक बंदी जो है राइमिंग जो वर्ड आया है उससे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग टीचिंग तुक वाचन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है तुक वाचन, राइम्स रीडिंग। अब यहाँ पर जो है जो कविताएं हैं उसको पढ़ने की बात की जाती है, उसको जो है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है, वहाँ पर प्रोनाउंसिएट करने की बात की जा रही है। तो अब जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है, उसको रीडिंग की बात आती है, तो उसमें होने वाले जो लाभ हैं, द एडवांटेजेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाभ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो इट इज़ सेड दैट वन राइम शुड बी प्रैक्टिस्ड डेली विथ प्रॉपर स्टेट एंड इंटोनेशन। दबाव एवं अनुतान के साथ उसको प्रतिदिन जो है प्रॉपर मतलब कि लगातार विथ प्रॉपर स्ट्रेस, मतलब कि जिस प्रकार से दबाव एवं अनुतान का मतलब होता है कि उस वर्ड को उसी प्रकार से क्या अनुच्चारित करना चाहिए, उसी प्रकार से प्रोनाउंसिएट करना चाहिए जितना उस पर क्या कहते हैं स्ट्रेसिंग हो रही हो, जितना उस पर दबाव बन रहा है उतना। अगर आप ज़्यादा उसको दबाव से पढ़ेंगे तो जब ज़्यादा दबाव से पढ़ेंगे तो वो राइमिंग नहीं हो पाएगा, मतलब कि उसके जो राइमिंग रीडिंग है वो ठीक उसी प्रकार से प्रोनाउंसिएट होना चाहिए, जैसे कि जो पहले पंक्ति में है उसी प्रकार से दूसरे पंक्ति में भी आना चाहिए। सो एम्स ऑफ यूजिंग राइम्स, इसके उद्देश्य क्या हैं? द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइम्स एंड द एम्स ऑफ राइम्स, देयर आर वेरियस पर्पजेज। अब इसको बताया जाता है कि इसके अनेक जो है उद्देश्य हैं। इससे लर्नर्स जो होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, उसमें कुछ न कुछ नई सीख मिलती है, उसको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में आप देख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट्स है इसमें कहा जाता है कि एम्स ऑफ यूजिंग राइम्स, मतलब कि वो जो तुक है, जो क्या कहते हैं कि शिशु गीत है, तुकबंदी जो कविता है, तुकबंदी जो शिक्षण है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहले उद्देश्य में क्या लिखा गया है? टू मोटिवेट द पीपल्स टू लर्न लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो उद्देश्य है भाषा को सीखने का उद्देश्य है। पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? भाषा को सीखने का, मतलब कि वो जो भाषा लिखी है उसको वो ईजिली वो सीख जाएगा। तो पहला जो है टू मोटिवेट द पीपल्स टू लर्न लैंग्वेज, बस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करना है। मोटिवेट करने का मतलब होता है प्रेरित करना। दूसरे पॉइंट्स पे है टू इनेबल एन ऑडिएबल एक्सप्रेशन।
ऑडिएबल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि उसको जो है इनेबल मतलब लाभ पहुंचाना। एंड ऑडिएबल एक्सप्रेशन माने क्या कहते हैं, श्रव्य अभिव्यक्ति का लाभ। ऑडिएबल एक्सप्रेशन का मतलब श्रव्य अभिव्यक्ति का लाभ उसको देने से तात्पर्य है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो टू टीच देम राइम ऑफ लैंग्वेज, मतलब उसके जो भाषा लिखी है उसके तुक, उसके जो राइमिंग है उसको मतलब राइमिंग लैंग्वेज को जानने, राइमिंग लैंग्वेज को शिक्षण देने की आवश्यकता होती है, राइमिंग लैंग्वेज को बताने की वहाँ आवश्यकता होती है। अच्छा, अब यहाँ जैसे टू इनेबल ऑडिएबल एक्सप्रेशन का मतलब है कर्णगोचर तरीके से कर्णगोचर अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। कर्णगोचर अभिव्यक्ति क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है फी, फिर यहाँ लिखा है फ्री, तो इन दोनों को मतलब उसके कान के माध्यम से उसमें कर्णगोचर सिस्टम, कर्णगोचर को मतलब बढ़ावा देना, कर्णगोचर वाले माध्यम को, कर्णगोचर वाले व्यक्ति पर दबाव पड़ता है। कर्णगोचर का मतलब है कि फ्री और थ्री दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक प्रकार से वो समझ पाए कि यहाँ जो फ्री जो बोला जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट और जो थ्री बोला जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट जो है इक्वल राइमिंग कर रहा है। इन द फोर्थ पॉइंट टू रिमूव साइनेस, यदि आप इसको जो है कक्षा शिक्षण में मतलब इसको अगर तुकवाचन को स्टूडेंट अगर सीख जाता है तो वो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को एक्सप्रेस करने में वो किसी प्रकार से साइनस लज्जा महसूस नहीं करेगा, संकोच महसूस नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो चौथा पॉइंट है टू रिमूव साइनस मतलब कि लज्जा संकोच को कम करने का भी इसका कम करने का भी इसमें लाभ होता है, कम करने का भी प्रयोग है। इसलिए इसके उद्देश्य जो है कम करने का भी इसका उद्देश्य होता है, मतलब इसका जो एम्स ऑफ यूजिंग राइम्स तुक को प्रयोग करने का जो उद्देश्य है उसमें क्या उद्देश्य, चौथा उद्देश्य क्या है कि ये संकोच को भी कम करता है। अब पांचवा पॉइंट है टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ क्लास टीचिंग, मतलब कि नीरसता को जो है कम करता है, मतलब नीरसता को वो रोकता है। इस प्रकार से द फिफ्थ पॉइंट ऑफ यूजिंग ऑफ राइम इट इज़ वेरी important and all these points are very important to know the aims of using of rhymes to break the monotony of the class teaching। कक्षा शिक्षण में नीरसता को कम करता है, कक्षा शिक्षण में नीरसता को कम करने का भी इसका महत्व है। तो इस प्रकार से अब हम आपको ले चलते हैं प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन टू राइम इन द क्लास, कविता पाठन की प्रक्रिया पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अंडर प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन ऑफ राइमिंग इन द क्लास, अनुवाचन की प्रक्रिया, कक्षा में जो अनुवाचन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अभी जैसे आपने देखा राइमिंग रीडिंग है, तुकवाचन की जो प्रक्रिया है उसमें आपने उसके उद्देश्य को, उसके मतलब कि जो प्रयोग हैं, प्रयोग के जो उद्देश्य हैं, किस प्रकार से ये बताया गया कि किस प्रकार से रीडिंग होनी चाहिए, उसमें किसी भी शब्दों पर ज़्यादा दबाव, किसी भी शब्दों पर कम दबाव ये नहीं होना चाहिए। उसमें सारे जो स्ट्रेस एंड इनोटेशन है वो इक्वल होना चाहिए। जैसा कि उसके आप यूजिंग वेरियस पर्पजेज में भी आपने देखा मोटिवेशन टू द पीपल्स टू लर्न लैंग्वेज, मतलब कि भाषाओं को सीखने के जो तरीके हैं उसी के अनुसार उसको प्रेरणा देना चाहिए स्टूडेंट्स पर। तो अब उसके अंतर्गत और जैसे कि टू इनेबल एंड ऑडिएबल एक्सप्रेशन, कर्णगोचर की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, मतलब कि कान उतने शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को, उतने राइमिंग को मतलब उचित दायरे में ही सुन सकें, उसको आभास कर सकें। तो उसमें हम आते हैं कि प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन ऑफ राइमिंग इन द क्लास, मतलब कि कक्षा में जो अनुवाचन की प्रक्रिया है, कक्षा में जो पाठन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक को, अच्छा पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा है। टीचर शुड गिव देम, देम मीन्स होता है लर्नर्स। यहाँ पर द टीचर शुड गिव देम, देम मीन्स लर्नर्स मॉडल रिसाइटेशन विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि उनको आधुनिक परिवेश के अंतर्गत प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मतलब उचित अनुच्चार। टीचर शुड गिव देम, देम मीन्स यहाँ पर लर्नर्स, लर्नर्स मीन्स होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मीन्स होता है पीपल्स। यहाँ पर लर्नर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, लर्नर्स को किस प्रकार का
जो है वो मतलब कि स्किल्स मतलब एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि मॉडल रिसाइटेशन विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उचित उच्चारण के साथ उनको आधुनिक मतलब कि परिवेश में उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उनको टीचिंग करना चाहिए। एंड द सेकेंड, द रिसाइड्स आफ्टर द टीचर्स, मतलब कि दे रिसाइड्स आफ्टर द टीचर्स, मतलब कि ये कहा जाता है कि उनके साथ जो अनुवाचन हो रहा है वो जो है आफ्टर द टीचर, मतलब कि अध्यापक शिक्षक के पढ़ाने के बाद उनके जो अनुवाचन की प्रक्रिया है वो किसी प्रकार से डिसऑर्डर न होने पाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो अनुवाचन की प्रक्रिया, मतलब जो अनुवाचन जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से टीचर ने टीचिंग किया है उसी के अंतर्गत वो अनुवाचन जो है, वो पाठन जो है उस क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है गलत तरीके से नहीं रीड होनी चाहिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट है द क्लास रिसाइटेड विदाउट द टीचर, मतलब कि जो कक्षा है वो बिना अध्यापक के भी रिसाइट होना चाहिए। मतलब ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत, मतलब उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि द क्लास रिसाइटेड विदाउट टीचर, मतलब कि अनुवाचन की क्रिया जो होती है वो बिना अध्यापक के, बिना शिक्षण के भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन टू राइम इन द क्लास, मतलब आप अनुवाचन की प्रक्रिया को यहाँ देखते हैं। तो कुछ जो है सम एग्जाम्पल्स विच हैज़ बीन गिवन रिलेटेड टू द रिसाइटेशन ऑफ राइमिंग इन द क्लास, तो कुछ अनुवाचन की प्रक्रिया से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं आपको लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको। सो अंडर प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन ऑफ राइमिंग इन द क्लास, जैसा कि आपने 3 बिंदु को इसमें देखा अनुवाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो यहाँ पर मैं जो है एक राइम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो राइमिंग इसमें राइम्स है वो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। उसके लिए बताया गया है कि राइम्स आर टू बी प्रिपेयर्ड वेल प्रॉपर स्ट्रेस, मतलब कि उचित क्या कहते हैं कि उचित क्या कहते हैं अनुवाचन के साथ जो है ये शुरू होना चाहिए। सिस्टम अप्लाइड बिफोर रिसाइटेशन इन द क्लास, सिस्टम अप्लाइड बिफोर रिसाइटेशन, मतलब कि अनुवाचन के पहले ही, कक्षा के अनुवाचन के पहले ही जो है वेल प्रॉपर स्ट्रेस जो है तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो पहला राइम है उसमें है हार्ट क्रॉस बर्न्स, हार्ट क्रॉस बर्न्स, वंस ए पेनी टू पेनी, हार्ट क्रॉस बर्न्स, इफ़ योर डॉटर लाइक्स नॉट गिव them to your sons, heart cross buns. There are many words which stands buns, buns, burns and buns. So these are rhyming words which are given in a poem. For examples, it is said that there are many words and the using of the words are different places. Some words are used in the first stage and some are used in the second stage. So the rhymings are to be prepared well proper stage system, मतलब इसमें ये जो राइमिंग वर्ड है उसका जो प्रिपरेशन है वो क्या कह सकते हैं कि एक स्टेज सिस्टम में यहाँ पर दिखाया जाता है। तो जो स्टेज सिस्टम का मतलब जो दिखाया जाता है तो वो अनुवाचन की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें कहा यह जाता है कि जो अनुवाचन की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होना चाहिए, और जो राइमिंग है, जो राइमिंग वर्ड हैं वो जो इसमें आते हैं उनका एक क्या कहते हैं कि उनका एप्लीकेशन जो होना चाहिए, उनको जो अप्लाई करने का जो सिस्टम होना चाहिए वो पहले से ही बिफोर रिसाइटेशन इन द क्लास, मतलब कक्षा में अनुवाचन के पहले ही तैयार किया जाना चाहिए। कक्षा में अनुवाचन के पहले जब आप उसको तैयार करेंगे तो वो इट वाज कंसीडर्ड अंडर द प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन ऑफ रिसाइटेशन टू राइम इन द क्लास। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बताया जाता है कि मॉडल रिसाइटेशन विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ रिलेटेड टू दिस राइम पोएम,
मतलब ये जो पहला जो बिंदु है वो इस पोएम से मिल रहा है, इसी सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। द रिसाइट्स आफ्टर द टीचिंग, जैसे आपको बताया गया कि शिक्षक के बाद जो है उसका जो अनुवाचन है वो मतलब उसका जो बैलेंस है वो प्रॉपर स्टैंडिंग में होना चाहिए। और द क्लास रिसाइटेड विदाउट टीचर, मतलब कि क्लास का जो अनुवाचन है वो बिना शिक्षक के भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से सिस्टम में यदि आप उसको रखते हैं तो वो जो अनुवाचन होगा उसको रिसाइटेशन टू राइम इन द क्लास के प्रोसीजर के अंतर्गत होगा। तो इस प्रकार से आज ये जो राइम रीडिंग और क्या कहते हैं एम्स ऑफ यूजिंग राइम्स, प्रोसीजर ऑफ रिसाइटेशन राइम्स इन द क्लास हैज़ बीन फिनिश्ड टुडे, एंड आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द rhyme recitation to the procedure and classroom teaching. So the chapter or the procedure of recitation to rhyming in the class has been finished today. Thank you very much.